तो आज का हमारा टॉपिक है 18th सेंचुरी वुमेन राइटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं हैंडफुल ऑफ वुमेन राइटर्स रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब 18th सेंचुरी और उससे पहले जितनी वुमेन राइटर्स थी उनको मार्जिनलाइज किया गया था और उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। 18th सेंचुरी ले फाउंडेशन ऑफ वुमेन राइटिंग। 18th सेंचुरी में कुछ राइटर्स ऐसी आई जिन्होंने वुमेन राइटिंग के लिए फाउंडेशन ले किया था, जिसमें से एक है अल्फ्रा बेन। अल्फ्रा बेन 18th सेंचुरी नहीं, वो रेस्टोरेशन पीरियड की है, 1680s के टाइम की। 1680s में रेस्टोरेशन पीरियड में अल्फ्रा बेन ने वुमेन राइटिंग के लिए फाउंडेशन ले किया था। लेकिन जितनी वुमेन राइटर्स थी 18th सेंचुरी से पहले, उनके वर्क्स या तो गुम गए थे या फिर मेंशन नहीं किए गए थे, तो इसलिए उनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। एक्नॉलेज्ड फ्रॉम अर्ली 1900 ऑनवर्ड्स। इनको रिकॉग्निशन कब मिली? अर्ली 1900 जो ऑनवर्ड है, अर्ली 1900 के ऑनवर्ड रिकॉग्निशन क्यों मिली? क्योंकि उस टाइम जो फीमेल आर्काइविस्ट थे, जो पिछली फीमेल राइटर्स के वर्क को आर्काइव कर रहे थे, उन्होंने इनकी जो वर्क्स थे उनको पहचाना, उनको डिस्कवर किया और इसको एक्नॉलेज किया। अब हम पढ़ते हैं पहली वुमेन राइटर एलाइजा हेवुड। एलाइजा हेवुड का वर्क है लव इन एक्सेस। 1719 में ये वर्क आया था। लव इन एक्सेस एक एमेट्री फिक्शन है। एलाइजा हेवुड का वर्क लव इन एक्सेस एमेट्री फिक्शन है। एमेट्री फिक्शन का मतलब क्या होता है? ये जिसकी थीम होती है लव और पैशन, और लव और पैशन किसके पर्सपेक्टिव से? एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से। तो इससे पहले जो मेल राइटर्स थे वो मेल के पर्सपेक्टिव से लव और पैशन के बारे में लिखते थे, लेकिन एलाइजा हेवुड ने सबसे पहले लव इन एक्सेस में 1719 में लव और पैशन के बारे में एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से लिखा, और इन्होंने 4 एडिशंस 4 साल में पब्लिश कर दिए। इन्होंने 1725 केवल एक साल 1725 के अंदर 10 नॉवेल्स अपने निकाले थे। तो इस तरह एलिजा हेवुड एक इम्पोर्टेंट राइटर हुई। 3 बातें याद रखनी है: लव इन एक्सेस, एमेट्री फिक्शन। दूसरी बात, 4 एडिशंस निकाले थे इसके 4 साल में। तीसरी बात, 1725 में केवल एक साल के अंदर इन्होंने अपने 10 नॉवेल्स निकाले। दूसरी राइटर हमारी जेन बार्कर। जेन बार्कर साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे लिखती थी। तो एक तो पहले इन्होंने एक बहुत डेयरिंग वाला काम किया, ऐसा टॉपिक चुन के, साइकोलॉजिकल रियलिज्म वाला, क्योंकि बाकी राइटर्स ऐसे टॉपिक्स चूज़ करने से डरते थे, ऐसे टॉपिक्स के बारे में लिखने से पहले। इनका वर्क है जेन बार्कर का लव इंट्रीग्स और द हिस्ट्री ऑफ द आर्मर ऑफ बॉसविल एंड गैलेशिया। लव इंट्रीग्स और द हिस्ट्री ऑफ द आर्मर ऑफ बॉसविल एंड गैलेशिया। तो जैसा कि मैंने बताया 18th सेंचुरी से पहले भी वुमेन राइटर्स लिखती आ रही थी। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में भी फीमेल राइटर्स लिख रही थी, लेकिन इनके वर्क्स तो रिकॉग्निशन नहीं मिली थी और वो वर्क्स कहीं खो गए थे। तो इन वर्क्स को आर्काइव करने का काम 1960s में फेमिनिस्ट आर्काइविस्ट से किया। ये लिटरेरी हिस्टोरियंस थे। सबसे पहले हमने ऐसा फेमिनिस्ट आर्काइविस्ट का वर्क देखा था, शेरिल टर्नर का वर्क लिविंग बाय द पेन। लिविंग बाय द पेन, इसका सबटाइटल है वुमेन राइटर्स इन द 18th सेंचुरी। तो इसमें शेरिल टर्नर ने 18th सेंचुरी में जितनी फीमेल राइटर्स थी उनके बारे में लिखा। इस वर्क में उन्होंने 176 ऑथर्स और उनके 476 वर्क्स 476 वर्क्स को रिकॉग्निशन दिलवाई। और ये वर्क्स कब से कब तक के थे? ये वर्क्स थे 1696 से 1796 तक के वर्क्स। तो 1696 से 1796 की जितनी भी फीमेल ऑथर्स थी, 176 ऑथर्स और उनके 476 वर्क्स, इसको रिकॉग्निशन दिलाई शेरिल टर्नर ने अपने वर्क लिविंग बाय द पेन में, और ये वर्क आया था 1992 में। अगला हमारा टॉपिक है द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन
18th सेंचुरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ द नॉवल। नॉवल इज अ सोशल फॉर्म टू इरेज सोशल डिफरेंसेस ऑफ बोथ क्लासेस एंड जेंडर बाय नेचुरलाइजिंग दैम। तो जो नॉवल था उसने सोशल डिफरेंसेस को कम करने में हेल्प की थी। जो भी क्लासेस और जेंडर्स में डिफरेंस थे उनको नेचुरलाइज किया था। Change in the copyright laws, decline of aristocratic patronage, increase in the number of large publishers. कॉपीराइट के लॉज में भी चेंज हुआ और एरिस्टोक्रेटिक पैट्रोनेज के सिस्टम में डिक्लाइन आया। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो राइटर्स थे वो क्या थे, किसी खजांची के भरोसे रहते थे। किसी भी राजशाही दरबार में किसी खजांची के भरोसे जो उनको पैसे देता था उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में वो लिख देते थे, ऐसे उनको पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब 18th सेंचुरी में ये सिस्टम बदल गया था। अब एरिस्टोक्रेटिक पैट्रोनेज नहीं रहा था। रिलेशन बिटवीन द ऑथर एंड द पब्लिशर बिकेम मोर कमर्शियल, द ग्रोथ ऑफ द लेजर इंडस्ट्री। तो इसलिए जो ऑथर और पब्लिशर के बीच का जो रिलेशनशिप था वो और भी ज़्यादा कमर्शियल हो गया था। लिटरेरी प्रोफेशनलिज्म प्लस मासिव एक्सपेंशन ऑफ रीडरशिप। अब लिटरेरी प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि अब जो पैट्रोनेज के बीच में और राइटर्स के बीच में जो रिलेशन था अब वो नहीं रहा था। अब रीडरशिप भी बढ़ गई थी और जो नॉवेल्स था उनका सर्कुलेशन भी बढ़ गया था। लाइब्रेरीज, एवरीवन हैड एक्सेस टू फिक्शन। लाइब्रेरीज भी सबके लिए अब खुली थी, सबके लिए उसके एक्सेस थी। अब हम पढ़ते हैं मैरी कार्लटन, फ्रांसिस किर्कमैन और डैनियल डेफे के बारे में। इन तीनों ने जो वर्क लिखे थे उसमें इन्होंने वुमेन की लाइफ को रोमांटिसाइज किया था। यानी इन्होंने वुमेन की लाइफ को बहुत दुखियारी वाली ऐसे नहीं बताया था, उसको रोमांटिसाइज करके बताया था, यानी उसकी तारीफ़ की थी। मैरी कार्लटन का वर्क है हिस्ट्रिकल नरेटिव, रिपब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। फ्रांसिस किर्कमैन का वर्क है काउंटरफीट लेडी अनवेल्ड। और डैनियल डेफो का वर्क है, ये तो बहुत फेमस वर्क है, मॉल फ्लैंडर्स। तो ये याद रखना, मैरी कार्लटन का हिस्ट्रिकल नरेटिव, फ्रांसिस किर्कमैन का काउंटरफीट लेडी अनवेल्ड और डैनियल डेफो का मॉल फ्लैंडर्स। अल्फ्रा ब्रैन, सैंटिलीवर always had to defend their choice of themes. तो अगर अपन सीधी भाषा में बोले तो ऐसा है कि जो फीमेल राइटर्स अपनी विचार लिखती थी, अपने पूरे थॉट्स वो निडर होकर जो लिखती थी इश्यूज़ के बारे में, वो लोगों को पसंद नहीं आता था। तो इसलिए अब जो वो लिखती थी वो मेलोडाउन करके लिखती थी, जिससे वो लोगों को अपील कर सके और वो वास्ट नंबर ऑफ पब्लिक में उनका वर्क पहुंच सके। इसलिए इस तरह से वुमेन अब जो वो चाहती थी वो नहीं लिखती थी, बल्कि पब्लिक को अपील करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए लिखने लगी थी। पॉप अटैक्ड एलिजा हेवुड इन डनशियड इन 1728। पॉप ने डनशियड में 1728 में एलिजा हेवुड को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था और इसकी वजह से उनका कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि उन्होंने 1728 के बाद लिखना ही छोड़ दिया था। वर्जीनिया वुल्फ कॉल्ड फ्रांसिस बर्नी मदर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। वर्जीनिया वुल्फ ने फ्रांसिस बर्नी को इंग्लिश फिक्शन की मदर कहा। ये याद रखना, मदर ऑफ इंग्लिश फिक्शन फ्रांसिस बर्नी। और हु कॉल्ड? वर्जीनिया वुल्फ कॉल्ड। ऑटोबायोग्राफी एंड नॉवल catered to the same market। यानी जो ऑटोबायोग्राफी और नॉवल थे वो सेम टाइप की पब्लिक ही उसको अट्रैक्ट करती थी, यानी सेम टाइप की पब्लिक ही थी जो ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ती थी और वही नॉवल पसंद करती थी। अब हमने जो पढ़ा था वही है दोबारा। मैरी कार्लटन्स हिस्ट्रिकल नरेटिव 1663 में आई थी। फ्रांसिस किर्कमैन्स काउंटरफिट लेडी अनवेल्ड, डैनियल डेफेस मॉल फ्लैंडर, ये सब जो वर्क है वो रोमांटिसाइज करते हैं वुमेन लाइफ को। लाइव्स एंड मेमोइर्स कॉमन जेनर्स बन गए थे उस टाइम।
फीमेल प्रोफेशनलिज्म नॉट इनकरेज्ड मच। उस टाइम जितना मेल प्रोफेशनलिज्म को इनकरेज किया जाता था उतना फीमेल प्रोफेशनलिज्म को इनकरेज नहीं किया जाता था। अल्फा ब्रेन और सेंटिलीवर ऑलवेज हैड टू डिफेंड देयर चॉइस ऑफ थीम्स। तो उनकी थीम्स थोड़ी थॉट प्रोवोकिंग होती थी, इसलिए उन्हें अपनी थीम्स को डिफेंड करना पड़ा था। सेवेज अटैक्स अगेंस्ट एलिजा हेवुड बाय पॉप इन डनशेयर 1728, जिससे उनका कैरियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। द राइज ऑफ वर्चुअस प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल राइटर्स थी उन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए अपने थॉट्स को लिखना बंद कर दिया था, और जो चीज़ें पब्लिक को अपील करती है, उनको प्लीज़ करती है, उस तरह से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो इस ऐसे वर्क्स के लिए सैमुअल जॉनसन ने कैथरीन फिलिप्स, पेनेलोपी ऑबिन और एलिजाबेथ रोव को प्रेज किया था, अप्रिशिएट किया था। किस किस को? कैथरीन फिलिप्स को, एलिजाबेथ रोव को और पेनेलोपी ऑबिन को। और इन्हीं की तरह वर्चुअस प्रोफेशनलिज्म वाली औरतें कौन थी? सैरा फील्डिंग, एलिजाबेथ ग्रिफिथ और शार्लेट लेनक्स। फील्डिंग, ग्रिफिथ और लेनक्स ये भी फेमिनाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस। अब मैंने बोला था कि एक्सेप्टेंस के लिए तो वो लिख रही थी, अपने विचारों को लिखना उन्होंने बंद कर दिया था, तो फिर एक्सेप्टेंस तो इंक्रीज़ होगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ी और रीडरशिप भी बढ़ी। फ्रांसिस बर्नी मेड नॉवल राइटिंग रेस्पेक्टेबल। फ्रांसिस बर्नी, या जिनको हम फैनी बर्नी बोलते हैं, उन्होंने नॉवल राइटिंग को रेस्पेक्टेबल बनाया। और वर्जीनिया वुल्फ ने उनको मदर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा। लेजिटिमेटिंग ऑफ द वुमेन्स वॉइस। अब जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया फीमेल राइटर्स को, तो उनकी वॉइस भी लेजिटिमेट हुई। अदर वुमेन राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी कौन कौन है? सैरा स्कॉट, सैरा पेनिंगटन, हैना मोरे, मैरी मास्टर्स, सैरा जेनिंग चर्चिल, मिसेस लवचाइल्ड, एलिजाबेथ कार्टर। अब हम पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है। 1759 से 1797 में इनका इरा रहा। इनका वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इनका वर्क था। ये एक सेमिनल वर्क था। सेमिनल वर्क क्या होता है? वो वर्क जो किसी टॉपिक को सबसे पहले उठाता है। जैसे मान लो किसी वर्क में सबसे पहले दहेज प्रथा के बारे में बताया, तो वो वर्क दहेज प्रथा का एक सेमिनल वर्क हो गया। तो ये किसके लिए सेमिनल वर्क था? एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का वर्क था। और इसमें क्या था? इसमें अजम्पशंस दिए गए थे कि सोसाइटी में एक अजम्पशन होता है कि फीमेल मैन से इन्फीरियर होती है, और इसमें आर्ग्यू किया गया था कि फीमेल्स को मेल के बराबर अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी मिलनी चाहिए। एक और उनका वर्क था थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। ये भी एक थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स भी एक एजुकेशनल रिफॉर्म का वर्क था। इसमें भी फीमेल लिटरेसी को प्रमोट किया गया था। ए रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू एक पीरियडिकल था जो जोसेफ जॉनसन के द्वारा लॉन्च किया गया था, और उसकी एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर रही इसकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। एक और उनका वर्क था मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। इसमें मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन में इसने क्या बताया है कि जो वुमेन होती है उसमें भी सेक्सुअल डिजायर्स होती है, और ये प्रिटेंड करना कि नहीं होती या हाइड करना, इसको ये इन्होंने इमोरल बताया था। किसमें? मारिया द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन में। तो इस तरह से इन्होंने ऐसे टॉपिक्स भी उठाए जो सोसाइटी में टाबू माने जाते हैं, धब्बा माने जाते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप, ए चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक। इनकी अब पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इनका ब्रोकन रिलेशनशिप रहा,
और बच्चा भी था इनका एक, विलियम गॉडविन, मैरी, डॉटर का नाम था मैरी। जो इनकी डॉटर थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, उन्होंने लिखा था फ्रैंकनस्टीन। हमें जो याद रखने के लायक बातें हैं वो पढ़ लेते हैं हम। इन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्रिटिक दिया था, उस वर्क का नाम है एन हिस्ट्रिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ द origin and progress of the French Revolution. Historical and moral view of origin and progress of French Revolution. अगला इनका एक पर्सनल ट्रैवल नरेटिव था, लेटर्स रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। तो ये ट्रैवल नरेटिव इन्होंने कहाँ लिखा था? अपने शॉर्ट, जो वो थोड़े से टाइम के लिए रुकी थी, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में। और इनके जो हस्बैंड थे विलियम गॉडविन, उन्होंने इनकी याद में लिखा था मेमोir ऑफ द ऑथर ऑफ ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1798। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत गंदी है, क्योंकि ये रफ वर्क है। अगली वीडियोस में मैं आपको अच्छी राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी।